हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना था एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, अपने पिछली क्लास में गाउस के लॉस वगैरह ये पढ़े थे। अब उस गाउस के लॉ को कहाँ अप्लाई किया जाता है अपने को वो पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, सबसे पहले पहला इसमें आता है गाउस लॉ में इलेक्ट्रिक field due to an isolated point charge। क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, यानी कि आपके पास कोई एक सिंगल पॉइंट होता है तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये चीज। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मान लो ये आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगी और यहां पॉइंट P पर मैं कोई आवेश Q लाकर रख देता हूं, Q नॉट, यहां पर Q है ऊपर। ठीक है, जो यहां से पूरी डिस्टेंस R है। ठीक है, तो क्या कहता है भाई, ये इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, तो इसी डायरेक्शन में वेक्टर F होगा और इसी डायरेक्शन में वेक्टर E होगा और इस डायरेक्शन में R कैप। ठीक है, अब इस पॉइंट के कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो अपने को फाइंड करना है। तो करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। फाई इक्वल टू क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। फाई इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, अब देखो ई भी इसी डायरेक्शन में, एरिया के यहां परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कॉस कितना लगेगा, कॉस 0 डिग्री। इस सरफेस से दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, ई और डी ए की। तो फाई इक्वल टू ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए। डी ए इंटीग्रेशन यानी कि इस स्फीयर का, गाउसियन पृष्ठ का एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई। ठीक है, 4 पाई। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, R। इसको फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये डिस्टेंस R है ना, इसलिए। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर अपॉन में आता तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। और इसको भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाए, ये आर और ये आपका ई, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा डेरिवेशन है। बस इस एक कंसेप्ट को दिमाग में रखकर सारे देखो, 0 डिग्री क्यों, E और A के बीच में ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर भी इधर से ही निकलेगा ना। यहाँ पर छोटी सी स्लिट मानेंगे इसका एरिया, और इसी डायरेक्शन में E है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। DA स्फेरिकल पार्ट है तो A क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया दोनों को और फाई को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों डिवाइड में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं K, तो E इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नोट करें इसे। देखिए सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल।
यानी कि समआवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो क्या होता है कि भाई यह आपके पास एक गोला है, ठीक है। अब देखो क्या है, यूनिफॉर्मली थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है वैसा। तो अगर ये कंडक्टिंग है तो इसके चार्ज जो होगा वो उसके पूरे बाहर यहां पर इस तरीके से फैला हुआ होगा। इस तरीके से चार्ज जो है वो इसके सरफेस के बाहर, इसके पृष्ठ पर रहेगा। यहां पर इसके रेडियस आप r मान लो, ठीक है। तो आपने के पास तीन जगह है, एक इसके आउटसाइड पॉइंट पर जहां पर r ग्रेटर देन r होगा, एक इसके सरफेस पॉइंट पर जहां r इक्वल टू r होगा, और एक किसी इनसाइड पॉइंट पर p जहां r लेस देन टू रेडियस होगा। इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखो शुरू करते हैं। पहला, आउटसाइड द सरफेस, पृष्ठ के बाहरी सतह पर, जहां पर r क्या है, ग्रेटर देन टू r, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं, जो अभी अपन ने डेरिवेशन किया था सेम वही है। E डॉट डी ए फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री, E बाहर आ जाएगा, E बाहर, ये डी ए कॉस 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू, अब देखो डी ए, अगर मैं यहां से ऐसे ग्राउसियन पृष्ठ बनाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से यूं पूरी, तो इसके रेडियस तो यहां से यहां तक कैपिटल R ही गिनी जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। वही चीज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इक्वल टू E नॉट लगा देता हूं यहां। E जीरो का मतलब क्या हो गया, E नॉट यानी कि आउटर सरफेस। तो वही फॉर्मूला आ गया भाई, E नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑन द सरफेस, सतह पर, यानी कि R इक्वल टू R यहीं पे रख दो, तो E सरफेस, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहीं पे R की वैल्यू क्या रख दो, R, ये आ गया के क्यू आर। और ये जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, और रेडियस जो स्फेरिकल शेल होगी उसके लिए कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सरफेस, सतह के आंतरिक, यानी कि R लेस देन R। अब ध्यान देना, जब अंदर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा स्फेरिकल सरफेस आपका, क्या इसके अंदर में कोई चार्ज है क्या, Q है क्या, नहीं, अंदर क्या है, Q इक्वल टू 0। अगर अंदर चार्ज 0 है तो यहां पर इनसाइड Q 0, ठीक है, Q 0 तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो ये भी 0। वही बात समझ में, अगर Q 0 है, Q यहां रखो, Q 0 रखते ये पूरा 0, यानी कि अंदर क्या है 0। फोर्थ, एट सेंटर, केंद्र पर, जहां R क्या होती है, नियर अबाउट टू 0, रेडियस 0 होती है, तो वहां तो ऑब्वियसली, क्योंकि वहां भी तो चार्ज नहीं है, केंद्र पर भी, सेंटर पर भी चार्ज नहीं है, इसलिए EC भी क्या होगा 0। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, देखे ढंग से ग्राफ, ये R, यह आपका E, यहां पर R इक्वल टू, या R इक्वल टू R, यहां R ग्रेटर देन R, और इन दोनों के बीच में लेस देन R, ठीक है। अब ध्यान दें, E नॉट के क्यू अपॉन आर, सबसे पहले सेंटर से, सेंटर पर तो 0 है भाई, सेंटर अंदर की तरफ भी 0 है, ये अंदर जो है ये भी पूरा 0, यहां पर एक लाइन आ जाएगी 0 के ऊपर ही। जैसे ही आप सरफेस पे पहुंचते हो, आपका ग्राफ
यहाँ सडन एकदम कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ, और फिर ग्राफ कैसे डिक्रीज हो जाएगा आपका, इस तरीके से। क्यों कि ई नॉट क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर क्या होगा, ई एस मैक्सिमम और कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसको नोट करें आप एक बार। देखिए थर्ड एप्लीकेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर, समरूप आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए क्या करना है इसमें, वही चीज, आपके पास जो स्पेयर है वो कैसा है, चार्ज्ड स्पेरिकल कंडक्टर है, समरूप। देखो कैसे, वही चीज है सेम, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास गोला है और पहले से ही इसके ऊपर चार्ज क्या है, यहां बाहर की तरफ भरा हुआ है। ठीक है, वही इसका सेंटर आपके पास ओ। अब देखो यहां पर ये लिखा हो ना, चार्ज स्पेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो कंडक्टर होता है तो हमेशा अंदर की तरफ ई की वैल्यू क्या होती है, 0। आंख मीच के आपको देखना है। ठीक है, ये आपके पास रेडियस आर है, ये पॉइंट होगा तो आर इक्वल टू आर, बाहर कोई पॉइंट लोगे तो आर ग्रेटर देन आर, अंदर कोई पॉइंट लोगे पी तो आर लेस देन आर, ये चीज होगी। अभी अपन ने इसके लिए डेरिवेशन पूरा कर चुके हैं, तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिखूंगा। फर्स्ट क्या था, आउटसाइड द सरफेस आर ग्रेटर देन आर, फॉर्मूला क्या था, ई नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, ध्यान दो, तो ये तो अपने पास आ ही था। एक इस फॉर्मूले को और बदल सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर, ठीक है, क्या काम आता है देखते चलो। के को मैं वापस लिख देता हूं, 1/4πε0। ठीक है, क्यू क्या होता है, आपको बताया था डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसके पास एरिया है ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। क्यू इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ए, और ये अपॉन में क्या पड़ा है, आर स्क्वायर। अब यहां पर ए भी क्या होगा, ए क्या होगा बताओ, 1/4πε0, ये सिग्मा इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यों होगा भाई, एरिया, स्पेयर का एरिया चाहिए, स्पेयर का एरिया इतना है, 4π से 4π गया, इधर लिख देता हूं, ई नॉट इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ऑन द सरफेस, यानी कि आर इक्वल टू आर। अब उसमें फॉर्मूला क्या आया था, यही के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यही आया था। इसको अगर अपन बदलते, ई एस इक्वल टू, ठीक है, के को लिख देते 1/4πε0, क्यू को लिखते सिग्मा ए अपॉन में आर स्क्वायर, तो ई एस इक्वल टू 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू 4π आर स्क्वायर, और अपॉन में फिर आर स्क्वायर, ये इससे कट गया, 4π से 4π कट गया, तो ई एस इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि यहीं पे भी तो आर की जगह आर रख सकते थे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट भी लिख सकते। और थर्ड पॉइंट, इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस वही ई आई इक्वल टू कितना, 0, और फोर्थ पॉइंट एट द सेंटर, तो ईसी भी क्या था वहां पे, 0, आर नियर अबाउट टू 0 और आर लेस देन आर। ग्राफ अभी अपन ने बनाया वही ग्राफ है, ये आपके पास आर, यहाँ आर इक्वल टू आर, यहाँ आर ग्रेटर देन आर, यहाँ आर लेस देन आर, और यहाँ आर इक्वल टू 0। वही यहाँ पे क्या था, एकदम सडन इंक्रीज, ये क्या था, ई नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ ई सरफेस मैक्सिमम,
और ये वाली जो लाइन थी यहाँ पे कलर की हुई, वो किसकी लाइन थी भाई? जीरो की। ठीक है, यहाँ पर यह यू लिख सकते हो, ई आई इक्वल टू जीरो, अंदर की तरफ जीरो, इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, सेम डेरिवेशन है, बस 2-3 नए फॉर्मूले बना लिया अपन ने, नोट करें इसे। देखिए एप्लीकेशन नंबर 4 पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, थोड़ा सा अलग डेरिवेटिव है, करना वही प्रोसेस है, नया नहीं। यानी कि डायग्राम इधर दे देता हूं, यानी कि ये आपके पास कोई स्फीयर है, अब चार्ज जो है वो पूरा इसके अंदर भरा हुआ है ऐसे। ये चार्ज देखो अंदर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो जब चार्ज अंदर की तरफ भरा हुआ था तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टिंग। ये कंडक्टिंग चार्ज नहीं है ना, ये चार्ज कंडक्शन के काम में नहीं आते, इसलिए कैसा कहलाता है? नॉन कंडक्टिंग। वही प्रोसेस, इसका सेंटर यहाँ पर वो होगा, इससे ये डिस्टेंस आपकी रेडियस आर कहलाएगी। ठीक है, वही 3 पॉइंट, बाहर की तरफ पी, आर ग्रेटर देन आर, यहाँ पर पी, आर इक्वल टू आर, और अंदर की तरफ पी, आर लेस देन आर। ठीक है, तो वही अपना प्रोसेस, सबसे पहले आउटसाइड द सरफेस, सतह के बाहर, यानी कि आर ग्रेटर देन आर, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख देंगे? ई नॉट, ई नॉट बाहर, फिर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ई नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया? ई नॉट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर उस फॉर्मूले को क्यू को बदल कर लिखने वाली बात आती है, तब क्या करें? तो ध्यान दो, ये एक स्फीयर है, खोखला नहीं है, भरा हुआ है पूरा, तो इसका सरफेस एरिया नहीं होगा, इसका क्या होगा? वॉल्यूम। इसमें जो चार्ज है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी होगी वो Q इक्वल टू क्यू अपॉन वी होती है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो वी। ठीक है, Q इक्वल टू रो वी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर पुट कर देते हैं, इसलिए ई नॉट इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू की जगह ये लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब। तो देखो वापस लिखते हैं, ई नॉट इक्वल टू, इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4/3 पाई और ये आर क्यूब। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, अब बच गया क्या? ई नॉट इक्वल टू रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इसका डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे सारे इसी में लिखने होंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड आते हैं, ये आउटसाइड हो गया। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, यानी कि आर इक्वल टू आर, यहीं पे डायरेक्ट पुट कर दो। अपना फॉर्मूला क्या था? ई सरफेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इस वाले में क्या आ जाएगा? ई एस इक्वल टू, यहां आर रखोगे आप कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर इस आर क्यूब को काटेगा तो ऊपर एक आर बचेगा, ये आर स्क्वायर होगा, ये आर क्यूब होगा, ऊपर एक आर बचेगा, तो क्या हो जाएगा? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड पार्ट,
इनसाइड द सरफेस, यानी कि r लेस देन r। अब बहुत अच्छे से करना, देखिए यानी कि ये काम आएगा, इतना इतना गॉसियन सरफेस बनाएंगे अपन, इतना इतना मेरा काम आएगा, ये देखो इतना इतना, ठीक है। और मुझे चार्ज कौन सा चाहिए होता है, जो उस सरफेस के अंदर हो, ठीक है। तो इस सरफेस के अंदर जो ये इतने इतने आ रहे हैं वही काम में आएंगे। टोटल क्यू लिया आपने, पर इसके अंदर क्यू थोड़ी है, थोड़ा कम आएगा ना। तो देखो क्या करेंगे, फाई इक्वल टू वही पहले तो वेक्टर ई डॉट डी ए। अब यहां पर क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो इसके अंदर में कितना चार्ज है, क्यू डैश, तो क्लोज इंटीग्रेशन सॉरी आई डी ए कॉस 0 डिग्री क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई आई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाएगा ई आई इक्वल टू क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ई आई इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। पर अपने को क्यू डैश कभी पता नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि रो तो क्या होगा इसके लिए, कांस्टेंट होगा, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो एक समान होता है ना। मैंने बताया था आपको कि भाई अगर आप इतना ब्लॉक लो, इतने में से 1 ग्राम आता है, तो आपने अगर 10 सेंटीमीटर का लिया तो उसमें कितना आएगा, 10 ग्राम। तो रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो रेशियो, ये तो रेशियो नंबर ही तो है आयतन में, वॉल्यूम के अंदर। तो ये क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में कितना था, टोटल Q अपॉन V इक्वल टू, अब कितना है, Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, Q अपॉन आर क्यूब इक्वल टू Q डैश अपॉन आर क्यूब। मुझे Q डैश चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई भेज देता हूं, तो Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इक्वल टू Q डैश। इस Q डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसलिए ई आई इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ई आई कितना हो जाएगा भाई, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा, ऊपर एक आर बचेगा, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब। ये इसका फॉर्मूला है। वही चीज करते हैं, क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू को अपने पता है ई आई इक्वल टू, ये के को देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिर देखो क्यू को क्या लिखेंगे, अभी लिखा था अपन ने क्यू को रो वी, क्यू को रो वी लिख सकते हैं ना, याद दो। रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता, तो क्यू इक्वल टू रो वी, तो रो और ये वी, और इनटू में और क्या बचा हुआ है, आर अपॉन आर क्यूब, ये आर अपॉन ये आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो ई आई कितना बच गया, देखो ऊपर रो आर और अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक चीज देखो यहां पर, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो ई आई किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ डायरेक्टली आर पर। ग्राफ बनाता हूं, देखो ये आर, ये आपका ई, यहां पर इक्वल टू 0, यहां पर इक्वल टू आर, यहां ग्रेटर देन आर, और यहां लेस देन आर, ठीक है। देखो चलो अभी थोड़ा ग्राफ क्या अभी पहले बाकी रहेगा ना। इनसाइड हो गया, सेंटर पर लिखना है, इधर से पहले सेंटर पर लिख दो। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, एट सेंटर, यानी कि आर नियर अबाउट टू 0, तो वहां पे इसी आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए एक बार इसका शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट कर दो। अब देखो, जैसे फर्स्ट ई नोट का फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड सरफेस पे फॉर्मूला क्या आया, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। थर्ड इन साइड में क्या आया, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और फोर्थ ई सी कितना आया, 0। ग्राफ बनाते हो, देखो
सेंटर पर 0, ई आई क्या है यहां पर देखो, ई आई प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब भी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है, ठीक है। कहां तक? जब तक कि आपको सरफेस ना मिल जाए तब तक। जैसे ही सरफेस पर पहुंच गए आपको यहां पर ई एस मिल जाएगा मैक्सिमम, ई एस मैक्सिमम, और ये आपका ई आई प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। फिर जैसे ही सरफेस से आगे गए, आउट बाहर निकले, ई नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये आपके पास ग्राफ इसका मिलता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए फिफ्थ एप्लीकेशन पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अनंत विस्तार के आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो कैसे करते हैं। मान लो ये कोई प्लेट है जिसके ऊपर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस प्लेट से यहां पर P पॉइंट पर कोई चार्ज Q0 रखा हुआ है जिस पर अपने को सारे फोर्सेस के बारे में फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पर कोई डिस्टेंस पर एक स्लिट ले लिया, ठीक है, DA1 ले लिया मैंने, DA1। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। आप समझ गए ना, चार्जेस है यहाँ पे, DA1 ले लिया मैंने, ठीक है। और यूं कि यूं यहाँ नीचे की तरफ मैंने एक दूसरा यहाँ पर भी एक चार्ज ले लिया, DA2 सरफेस। ये दोनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पर है। इसके कारण इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मान लो अल्फा एंगल पर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसको किसी डायरेक्शन में भगा देगा। मान लो ये है DE1, ठीक है। यूं क्यों, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसको किसी न किसी डायरेक्शन में क्या कर देगा, भगा देगा। मान लो ये आपके पास है DE2, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। तो आपको दिख रहा है, इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो ये क्या होगा, DE2 cos अल्फा, और ऊपर की तरफ क्या होगा, DE2 साइन अल्फा। यहां पर भी क्या होगा, इसके लिए DE1 cos अल्फा, और नीचे की तरफ क्या होगा, DE1 साइन अल्फा, ठीक है। DE1 साइन अल्फा and DE2 sin alpha are same in magnitude but opposite in direction, so they are cancelled out. DE1 sin alpha और DE2 sin alpha परिणाम में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एंड D1 cos alpha and D2 cos alpha are same in magnitude as well as direction, so they are added to each other. D1 cos alpha और D2 cos alpha परिणाम में समान तथा दिशा में भी समान होने के कारण एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। Thus, the resultant direction of electric field is in वेक्टर OP। OP के डायरेक्शन में अपना ये पॉइंट, OP के डायरेक्शन में अपना रिजल्टेंट जो है वो फील करेगा, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले आपको ये पता चला कि प्लेट के कारण जो पॉइंट होगा वो ऑपोजिट जाएगा हमेशा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया आपका। एक बार इसका शॉट ले लीजिए।
ठीक है, अब देखें, अब आपको निकालना है को गया तो उधर, पर कितना इंटेंसिटी कितनी होगी तब। तो मैंने क्या किया भाई, वही प्लेट ली और यहां पर मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले लिया भाई। जैसे कि ये पेपर है आपके पास, ये पेपर है, ये शीट, ये पेपर है, यहां पर ये ऐसा बेलन वाला, ये देखो ऐसा आपको ऐसा ही दिखेगा, थोड़ा यू बनाऊंगा, ठीक है, तो पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो छुपा हुआ दिखेगा, इसलिए डॉट डॉट बना दिया, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर तीन जगह भाई, एक ये सरफेस, ठीक है, एक ये इसका कर्व वाला एरिया, और फिर एक इधर, ठीक है। पूरे के ऊपर क्या है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बना देते हैं पूरे के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान दे, यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो ये प्लेट इसको किधर धकेलेगी, इधर, वेक्टर ई, ठीक है। और यहां पर जो ये जो सरफेस है, ऐसी सरफेस, ठीक है, इसका वेक्टर डीए भी इधर ही होगा, ठीक है। पहला एरिया, ये पहला सरफेस, दूसरा सरफेस ये, इसमें अगर धकेलेगी तो इसका ऑपोजिट धकेलेगी और इसका वेक्टर डीए भी इधर होगा। अगर कोई इस सरफेस के ऊपर होता, मान लेते हैं यहां पर, तो इस पॉइंट पर भी ये धकेलता तो इसको इधर ही, ये वेक्टर ई इधर होता, पर इस सरफेस का एरिया तो ऊपर की तरफ होगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके पास, ये तीसरा सरफेस, फाई, फाई क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यहां पर फाई जो है वो तीन हिस्सों में टूट रहा है, तीन सरफेस से निकल रहे हैं, तो फाई तोड़ते भाई, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, पहले ई डी ए फर्स्ट के लिए लिखता हूं, तो कॉस 0 डिग्री, इसलिए मैंने A1 लिख दिया फर्स्ट सरफेस के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस सेकेंड के लिए 0 डिग्री, यहां पर A2 थर्ड के लिए ई डी ए कॉस 90 डिग्री, A3 थर्ड के लिए 90 डिग्री, फाई इक्वल टू ई बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, DA A1, E2 DA, यहां पर A2, और ये क्या हो जाएगा भाई, cos 90 0 तो पूरा ही 0, ठीक है, फाई इक्वल टू ई इंटू, ठीक है। अब देखो इस सरफेस का ये इतना एरिया, इसका एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको सिंपल सा ए लिखो आप, पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, ए प्लस ये भी ई और ये भी ए, क्योंकि दोनों सेम है, A1 और A2, इसलिए तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू 2EA, तो ई क्या आ गया, अब देखो सॉरी, पहले इसको क्या लिख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E2EA, ई इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर डिवाइड में और क्या आ जाएगा, A, तो देखो E इक्वल टू Q अपॉन A क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो Q अपॉन A क्या होता है, सिग्मा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आई, यानी कि जो E है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, आप चाहे पॉइंट यहाँ रखो, चाहे वहां रखो, चाहे वहां रखो, प्लेट के लिए हमेशा E का फॉर्मूला क्या होगा, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका अगर सिंपली ग्राफ बनाना चाहे तो ये ग्राफ क्या होगा, ये आपका E, ये आपका R, हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू क्या है, कौन, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, E प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, R पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज को नोट करें। देखिए 6 एप्लीकेशन आती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, दो समांतर अनंत विस्तार की चालक पट्टिकाओं के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अब जो आपने अभी एक प्लेट के लिए निकाला तो कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ऐसे कैसे दो पैरेलल प्लेट रख देते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों प्लेटें सेम चार्ज की हो,
या दोनों प्लेटें एक पॉजिटिव की और एक नेगेटिव की हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई। इसमें भी फर्स्ट मैं ले लेता हूं, बोथ प्लेट्स आर सेम इन नेचर। ठीक है, तो देखो जैसे भाई ये पहली प्लेट मान लो पॉजिटिव, ये दूसरी प्लेट भी कैसी, पॉजिटिव। इसका भी सिग्मा प्लस का होगा, इसका भी सिग्मा प्लस का होगा। तीन चीजें हो सकती है, या तो P यहां हो या Q दूसरा पॉइंट कहां हो, बाहर। इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख दो, तीसरा पॉइंट R ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, देखना किसी को भी, चलो पॉइंट ले लेते पहले, एक पहले इसको एक्सप्लेन करो। यहां पर जो Q नॉट होगा, ये प्लेट क्या करती है, अपने से इसको उधर धकेलेगी। ठीक, ये प्लेट क्या करेगी, इसको इधर धकेलेगी, वेक्टर E1 और E2 और समान है ना, इसलिए E लिखते हैं। इधर आ जाओ, ये प्लेट इसको उधर धकेलेगी, ये प्लेट भी उसको उधर ही धकेलेगी। ठीक है, अगर यहां पर होता बाहर Q, ये प्लेट इसको अपने दूर धकेलती है और ये प्लेट भी इसको अपने से दूर ही धकेलेगी। आपने अभी देखा ना, जब जिस यहाँ प्लेट है, पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, तो ये इसको दूर धकेलती है। अगर इधर होगा तो इधर से दूर धकेलेगी। तो देखो ये पॉइंट है, इस प्लेट को, इस प्लेट से ये इधर जाएगा, पर इस प्लेट के कारण ये इधर आएगा। ठीक है, E1 E2 लिख देता हूं, चलो 2, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, अब देखो बस EP निकालते, तो EP क्या होगा, E1 माइनस E2, पहली प्लेट से माइनस दूसरी प्लेट से। तो ध्यान दो क्या है भाई, ये क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि EP कितना आ गया, 0। यानी कि दो समांतर सेम चार्ज वाली प्लेटों के बीच में अगर कोई चार्ज रख देते हो, तो वहां आंख मीच बंद करके क्या कहोगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। EQ आ जाओ, EQ चाहे यहां लो चाहे यहां लो, क्या हो रहा है, प्लस E1 प्लस E2, यानी कि EQ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EQ क्या हो गया भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब अपन प्लेट से बाहर होंगे, प्लेट से दोनों पैरेलल प्लेटों के बाहर हो, चाहे इधर, अपने पास क्या होगा, EQ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक बार नोट कर लो इसे, ताकि इसी में मैं करेक्शन कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपके लिए, बोथ प्लेट्स आर ऑपोजिट, यानी कि असमान प्रकृति के, असमान प्रकृति। तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, ये जो प्लेट है वो नेगेटिव की होगी, तो इसका सिग्मा भी नेगेटिव का। वही प्रोसेस, P यहां लेते हैं, Q यहां लेते हैं, ये इसको क्या करेगा, उधर धकेलेगा। ये प्लेट क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव पॉजिटिव को तो खींचेगी। ठीक है, ये प्लेट इस पॉइंट को उधर धकेलेगी, पर ये पॉइंट प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगी। इसी तरह अगर यहां पे पॉइंट होता Q बाहर, ये प्लेट इसको उधर धकेलती और ये प्लेट इसको अपनी तरफ खींचती, भाई EP क्या हो जाता बताओ, EP E1 प्लस E2, यहां क्या आता प्लस, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP क्या होता है, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता, E1 माइनस E2, ये माइनस, तो माइनस होते EQ क्या आता, 0। यानी कि जब ऑपोजिट प्लेटें होती है तो बाहर की तरफ क्या होगा, 0। जब सेम प्लेटें होती है तो अंदर की तरफ क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नोट कर लो। ठीक है, 7th अपने पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर।
अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो अपन ने अभी जो प्लेट के लिए किया था ना, सेम डेरिवेशन है। ये मान लो आपके पास लॉन्ग वायर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। तो चार्ज लाइन पर जब होता है, लाइन पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लैम्बडा से। यहां से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट P और जहां पर Q0 चार्ज रखा, वही अपन यहां पर सरफेस एरिया लेंगे dA1, यहां पर लेंगे dA2। इसके कारण इसके ऊपर अल्फा एंगल पर, ठीक है, एक फील्ड D1 इधर की तरफ, ये दूसरा इधर, और इसके कारण फील्ड D2 इधर की तरफ। इसको फैक्टराइज करते हैं भाई, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, ठीक है। तो क्या होगा, इधर की तरफ D2 cos अल्फा, और यहां क्या होगा D1 cos अल्फा। जहां नहीं है वहां D1 sin अल्फा, और ऊपर की तरफ D1 sin अल्फा। वही चीज D1 sin अल्फा एंड D2 sin अल्फा are same in magnitude and opposite in direction, so they are cancelled out. But D1 cos alpha and D2 cos alpha are same in magnitude as well as direction, so they are added to each other. So they are added to each other. Thus, the direction of resultant is OP वेक्टर। सेम वही जिस तरीके से उसमें लिखा था, बस प्लेट की जगह आपके पास लाइन आ गई, ठीक है। तो एक बार इसका शॉट ले लीजिए आप। अब अपन वही निकालते हैं भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये अपने पास प्लेट है, इस पर भी अपन क्या कर देंगे, गाउसियन सरफेस लगा देंगे। तो यहां पर भी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले ली। तीन सरफेस है, 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर यहां पर पॉइंट होगा तो ये इसको इधर धकेलेगा, पर इसका सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ होगा 90 डिग्री पर। यहां पर भी पॉइंट इसको इधर धकेलेगा, पर इसका सरफेस एरिया किधर होगा, नीचे की तरफ 90 पर। यहां पर कोई पॉइंट होगा तो इसका ई इधर ही होगा और डीए भी इधर ही होगा। तो लगाते हैं अपन भाई, तो डिस्टेंस ले लेते हैं। ये आपके पास लेंथ जो है वो एल है, इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, नोट कर। और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैम्डा का। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी होता है। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, पहले के लिए लिखते हैं 90 डिग्री, तो A1 लिख देता हूं। दूसरा ये रहा ई डी ए कॉस 90, ये 2 के लिए। फिर तीसरे के लिए लिखते ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और ये आपका A3, ये तीसरा 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस ई बाहर, ये डी ए और ये A3। तो फाई इक्वल टू ई इंटू इसका सरफेस एरिया कितना होगा भाई, 2 पाई आर एल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। क्यू अपॉन एल को क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद आया, ई इक्वल टू ऊपर नीचे मैंने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ताकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बन सके।
तो E इक्वल टू 2k लैम्बडा और अपॉन आर। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूं, ये आपका E प्रोपोर्शनल टू कैसा है 1 अपॉन आर। तो ये आपके पास इसका डेरिवेशन हुआ। इसी के साथ आपके जो एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ थे वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसको ढंग से देखें। जो अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।